हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डीटी के अंदर असेसमेंट प्रोसीजर रीड कर रहे थे, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये सारे जो मेरे नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके और ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे लेक्चर्स को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन आज हम रीड करने वाले हैं वो है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज इंटीमेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन 143(1) क्या बोलता है कि जब भी प्रोसेसिंग होगी रिटर्न की, तो उसमें जो 5 टाइप के एरर्स है उसका करेक्शन होगा। ये 5 टाइप के एरर कौन कौन सी है? सबसे पहले तो ये बोलता है अर्थमेटिक एरर रेक्टिफाइड, मतलब कि कोई भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह है तो वो उसके अंदर रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम है, मतलब कि मान लो कोई क्लेम है, डिडक्शन है, वो 20,000 की अलाउ थी, लेकिन आपने क्या किया कि 30,000 की ले ली, तो इस टाइप का अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम होता है तो वो यहाँ पे रेक्टिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर रिटर्न लेट फाइल किया है, ड्यू डेट के बाद में फाइल किया है, तो हमने पहले सेक्शन 80 रीड की थी, जिसमें जो लॉसेज है, अगर वो लेट रिटर्न फाइल किया है तो पीजीबीपी के लॉसेज हैं, और भी हमने देखा था कैपिटल गेन के लॉसेज है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई इनकरेक्ट आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, जबकि आपने रिटर्न है वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया था, तो उस केस में यहाँ पर वो भी डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बोलता है डिसअलाउ ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 80 IA से लेके जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है, इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। तो ये पॉइंट भी हमने पहले रीड किया था कि जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो भी अलाउ नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता है उनका, अगर रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हमने रिटर्न लेट फाइल किया लेकिन फिर भी डिडक्शन ले रखी है, तो यहाँ पर ये डिसअलाउ हो जाएगी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है एक्सपेंसिस डिसअलाउ अंडर टैक्स ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बट नॉट रेक्टिफाइड इन रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऐसे कोई एक्सपेंसेस थे जिनको सीए ने टैक्स ऑडिट करते टाइम पे डिसअलाउ कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, जो रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे उसको कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो डिसअलाउ अर्लियर हो चुके हैं, लेकिन हमने उसका इफेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पर इंटीमेशन के अंदर या प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि नॉर्मली सारे केसेस के अंदर इंटीमेशन मिलता है, लेकिन अगर मान लो कि कभी इंटीमेशन नहीं मिला, तो उस केस में जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, उसी को यहाँ पे इंटीमेशन मान लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये क्या बोलता है कि जो भी इंटीमेशन के अंदर चेंजेस होंगे वो डिपार्टमेंट असेसी को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा या इंटीमेट करेगा। देन असेसी के पास में 30 डेज का टाइम होगा उसको करेक्ट करने के लिए या रिप्लाई देने के लिए। अगर वो रिप्लाई नहीं देता है 30 डेज में, तो 30 डेज के बाद के अंदर डिपार्टमेंट उसको फाइनल इंटीमेशन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इंटीमेशन शैल बी इशूड विद इन द 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। तो जब भी रिटर्न फाइल हुआ है उसके विद इन उस फाइनेंशियल ईयर से के एंड से लेके 1 साल के अंदर इंटीमेशन इशू करना नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, इफ स्क्रूटनी नोटिस इशूड बिफोर इंटीमेशन इशूड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है कि इंटीमेशन हमें नहीं मिला, लेकिन उससे पहले हमें स्क्रूटनी का नोटिस मिल गया। अब स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी एक असेसमेंट होता है जो आगे हम रीड करेंगे। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर इंटीमेशन इशू होने से पहले स्क्रूटनी नोटिस इशू हो गया है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ इंटीमेशन इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है कि अगर स्क्रूटनी नोटिस इशू हो गया तो इसको इंटीमेशन का इशू नहीं माना जाएगा। अगर स्क्रूटनी नोटिस इशू भी हुआ है तो भी यहाँ पे इंटीमेशन अलग से इशू करना मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, रिटर्न कैन बी विदहेल्ड बाय असेसिंग ऑफिसर अप टू द स्क्रूटनी कंप्लीशन। तो ये क्या बोलता है, बेसिकली अगर इंटीमेशन में आपका रिफंड बनता है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा उसके पास में पावर है कि जब तक कि स्क्रूटनी का असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है वो उस रिटर्न को विदहेल्ड कर सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बोलता है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी सेक्शन 143(2). तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी, ये अगला सेक्शन स्टार्ट हो गया है स्क्रूटनी असेसमेंट। ये अब इंटीमेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब हम रीड करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है कि रैंडम बेसिस पर कुछ, जैसे मान लो 10% लोगों को सेलेक्ट कर लिया, अब उनका स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि उन्होंने इनकम है, लॉसेज है,
वो सही तरीके से दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, उसके लिए होता है बेसिकली स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी के अंदर डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई फ्रॉड किया है। यहाँ पे रैंडम बेसिस पर स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या बोलता है सेक्शन 143। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या बोलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, नोटिस ऑफ स्क्रूटनी हैज टू बी सर्व विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे सर्व करने की टाइम लिमिट दे रखी है, मतलब इतने टाइम में नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। इशू की टाइम लिमिट नहीं है, ये सर्व की टाइम लिमिट है, ठीक है। तो जब भी हमने रिटर्न फाइल किया उस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग से 6 month के अंदर स्क्रूटनी का नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है ऑर्डर ऑफ द स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143(3). तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोलता है कि जो स्क्रूटनी का असेसमेंट किया जाएगा वो किसके बेसिस पर किया जाएगा। तो ये बोलता है बेस्ड ऑन द मटेरियल एविडेंस गैदर्ड बाय एओ, या तो एओ ने खुद गैदर किए हैं या फिर फर्निश किए हैं असेसी ने विद रेस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). तो जो 143(2) के अंदर नोटिस मिला था असेसी को, उसके बेस पर या तो असेसी ने प्रोवाइड किया या फिर इसने खुद ने एओ ने गैदर किए हैं, तो उसके बेस पे स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है एओ शैल डिटरमाइन द इनकम और लॉसेज, टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल। तो यहाँ पर स्क्रूटनी असेसमेंट में जो एओ है वो असेसमेंट करके देखेगा कि यहाँ पर जो भी इनकम लॉस है वो किस तरीके से दिखाए गए हैं, कुछ गलत इनकम या कुछ गलत लॉस तो नहीं दिखाए गए हैं। इसके बाद में वो डिसाइड करेगा असेसमेंट के बाद कि टैक्स पेबल बनता है या फिर रिफंडेबल बनता है, मतलब कुछ एक्सेस बन रहा है कि रिफंडेबल बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्क्रूटनी असेसमेंट एकमात्र एक ऐसा असेसमेंट है कि वहां पर रिफंडेबल भी आ सकता है, ठीक है। ओनली द असेसमेंट जिसमें रिफंडेबल बन सकता है, अदर जो असेसमेंट होता है उसमें रिफंड का केस नहीं बनता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीशन का जो टाइम लिमिट है सेक्शन 153(1) के अंदर दे रखा है। तो ये क्या बोलता है 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंडिंग से 12 month के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो कंप्लीट करने की टाइम लिमिट है वो पास करने की टाइम लिमिट है, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो पास करने की टाइम लिमिट है कि 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन हम जो रीड करने वाले हैं वो सेक्शन 144 जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है। तो ये क्या बोलता है इफ असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), मतलब कि जो हमने उसको नोटिस दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, जो हम पहले रीड कर चुके हैं, या तो उसको कंप्लाई नहीं करता है, या फिर स्पेशल ऑडिट के अंदर जो डायरेक्शन मिले थे उनको कंप्लाई नहीं करता, या फिर स्क्रूटनी नोटिस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी या फिर जो भी उसको बोला गया था उसको कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है। या फिर वो क्या करता है कि सेक्शन 139 के अंदर अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है। तो इन चारों भी केसेस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। एंड फ्रेंड्स ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है वो कोई आर्बिट्री बेसिस पर नहीं होता है, इसके अंदर प्रॉपर देखा जाता है कि उसकी इनकम लॉसेस का ट्रेंड क्या रहा है वगैरह वगैरह, सब एनालिसिस करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है टाइम लिमिट। तो यहाँ पर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट है वो भी सेक्शन 153(1) के अंदर दे रखी है, और वो भी 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन बाय जॉइंट कमिश्नर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेक्शन अलग है इससे, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम रीड करेंगे डायरेक्शन बाय जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। तो जॉइंट कमिश्नर किन केसेस के अंदर डायरेक्शन दे सकता है। तो ये क्या बोल रहा है जब किसी असेसी का असेसमेंट पेंडिंग है और उसका असेसमेंट कौन कर रहा है, एसी, डीसी या फिर आईटीओ उसका असेसमेंट कर रहा है, तो उस केस में जेसी यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है। जैसे डायरेक्शन 3 केसेस में दे सकते हैं, या तो ओन मोशन पे उसको कुछ लगता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट है, या फिर एप्लीकेशन मेड बाय असेसी, असेसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर जो असेसिंग ऑफिसर है वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उस केस में वो जेसी को एप्लीकेशन कर सकता है, या फिर एओ को कहीं पे किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है तो वो भी रेफरेंस कर सकता है जेसी को, ठीक है। अब जेसी यहाँ पे जो डायरेक्शन देगा वो बाइंडिंग होगा एओ पे, और अगर जेसी ने जो डायरेक्शन दी है वो हार्मफुल है एसएससी के लिए तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है रेफरेंस टू द डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रिजोल्यूशन पैनल, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कौन कौन से केसेस के अंदर रेफरेंस किया जाएगा डीआरपी को, तो ये बोलता है अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है वो फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेजिडेंट का है, वो इनकम को या तो असेसमेंट के ड्यूरिंग बढ़ा देता है या फिर लॉसेस को कम कर देता है। मतलब ये क्या हो गया कि रेफरेंस टू डीआरपी, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस करने के लिए ये पॉइंट जो है वो तो ऐड हुआ है इस साल से, नॉन रेजिडेंट, पहले से फॉरेन कंपनी था, ठीक है।
तो मान लो किसी असेसमेंट के ड्यूरिंग एओ ने क्या किया कि फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेजिडेंट की इनकम को बढ़ा दिया या फिर लॉसेस को कम कर दिया। मतलब एक तरीके से जो असेसी है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये, या तो इनकम बढ़ा रहा है या फिर लॉसेस को कम कर रहा है। या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को किसी का केस अगर हैंडओवर किया गया था तो उस केस में भी यहाँ पर रेफरेंस हो सकता है डीआरपी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एओ है वो असेसी को एक ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। मतलब एओ क्या करेगा, असेसमेंट करेगा और एक ड्राफ्ट ऑर्डर देगा असेसी को। ठीक है, अब जब ड्राफ्ट ऑर्डर मिल गया असेसी को, उसके 30 डेज में या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या तो रिजेक्ट कर देगा या ऑब्जेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एओ को बोल देगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और एओ है वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो यहाँ पर उसको एओ को भी बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्शन के बारे में और डीआरपी को भी बोलना पड़ेगा। ये जो डीआरपी होती है वो 3 सीआईटी की टीम होती है, मतलब 3 सीआईटी की टीम मिलकर और डीआरपी बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डीआरपी है वो क्या करेगा, इशू डायरेक्शन विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड टू द असेसी। तो यहाँ पर डीआरपी है वो अपने डायरेक्शन देगा कितने टाइम लिमिट में, तो ये बोलता है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड टू असेसी। जब भी असेसी को ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ वहां के उस मंथ की एंड से लेके 9 मंथ के अंदर डीआरपी को अपनी डायरेक्शन है वो इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो एओ है उसको फाइनल ऑर्डर पास कब तक करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के केस में, तो ये क्या बोलता है, एओ शैल पास द फाइनल ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय द एओ। ठीक है, एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ इसको वापस से। क्या बोलता है बेसिकली इस सेक्शन में क्या बोला गया है कि हम डीआरपी को कब एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसने नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का असेसमेंट किया है और इसकी इनकम को बढ़ाया या लॉसेस को कम किया है, या फिर किसी असेसी का अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस ट्रांसफर हुआ था और असेसमेंट उसमें हुआ है, तो उन दोनों केसेस के अंदर इनकम बढ़ाने पे लॉस कम करने पे डीआरपी को यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो ड्राफ्ट ऑर्डर देगा असेसी को, असेसी उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। विद इन 30 डेज उसको इन दोनों में से कुछ भी करना पड़ेगा। अगर विद इन 30 डेज वो कुछ भी नहीं बोलता है तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर 30 डेज में अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो यहाँ पर एओ को टाइम लिमिट दी गई है फाइनल ऑर्डर ड्राफ्ट करने की, जो कि है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है उसके मंथ के एंड से उसको 1 मंथ के अंदर अपनी फाइनल ऑर्डर देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर असेसी ऑब्जेक्शन करता है तो उसको यहाँ पर डीआरपी को भी बोलना पड़ेगा और एओ को भी बोलना पड़ेगा। डीआरपी 3 सीआईटी की टीम होती है। अब डीआरपी के पास भी एक टाइम लिमिट है अपना डायरेक्शन देने की, तो ये क्या बोलता है, इशू डायरेक्शन विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड टू द असेसी। जब भी असेसी को यहाँ पर ड्राफ्ट ऑर्डर मिला है उस मंथ के एंड से 9 मंथ के अंदर डीआरपी को यहाँ पर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, डीआरपी कैन एनहांस द असेसमेंट। ठीक है, तो अगर इनकम को और लगता है डीआरपी को और बढ़नी चाहिए तो वो एनहांस कर सकता है असेसमेंट को, डीआरपी के पास में ये पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी कुछ कर सकता है डीआरपी असेसी के। देन यहाँ पर डीआरपी है वो डायरेक्शन देगा किसको, एओ को, जो एओ पे बाइंडिंग होगी। ठीक है, और जब ये डायरेक्शन मिल जाती है एओ को डीआरपी से, उसके बाद वो अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, अगर इस फाइनल ऑर्डर से असेसी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो असेसी कहाँ पर अपील में जा सकता है, तो ये बोलता है आईटैट में। यहाँ पर सीआईटी अपील में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डीआरपी अपने आप में 3 सीआईटी की टीम होती है, इसलिए यहाँ पर सीधा अगर असेसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपील करना चाहता है आईटैट में। ठीक है, अब यहाँ पर जब डीआरपी डायरेक्शन देता है एओ को, तो एओ कितने टाइम में कंप्लीट करेगा अपना असेसमेंट, तो ये बोलता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डायरेक्शन रिसीव्ड। तो जब भी एओ को डायरेक्शन मिली उसके मंथ के एंड से 1 मंथ में उसको यहाँ पर अपना फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, फ्यूचर में ये जो है सब फेसलेस हो जाएगा। तो ये फेसलेस वाला पॉइंट है, हर जगह पे ऐड हो चुका है, मैंने हर जगह इसको मेंशन नहीं किया, आप अपने आप समझ जाना कि जो भी यहाँ पर असेसमेंट हो रहे हैं ये फ्यूचर में जो है वो फेसलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सैलरी, एचपी और कैपिटल गेन के लिए तो कोई भी मेथड की डी नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल गेन तो जब अराइज हुआ उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, एक्रूवल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हम असेट कब बेचेंगे। ठीक है, वैसे ही सैलरी एचपी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन पीजीबीपी और आईएफओएस के अंदर क्या होता है, कैश या फिर मर्केंटाइल सिस्टम कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईसीडीएस। तो यहाँ पर 10 आईसीडीएस है, जो हम आईसीडीएस वाले चैप्टर में अलग से कवर करेंगे, किस पे एप्लीकेबल होता है, तो सिर्फ जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एचयूएफ जिन पर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होती, तो उन पे आईसीडीएस भी अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है
कि जो एओ है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है 3 केसेस के अंदर। नॉट सेटिस्फाइड विद द कंप्लीटनेस और करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लीटनेस से या फिर करेक्टनेस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की, तो बेस्ट जजमेंट बीजेए, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। या फिर करेक्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग नॉट रेगुलरली फॉलोड, जो असेसी है उसने मेथड ऑफ अकाउंटिंग करेक्ट फॉलोड नहीं किया रेगुलरली, या फिर आईसीडीएस फॉलो नहीं किया, तो तीनों ही केसेस में जो एओ है वो बीजीए कर सकता है, बीजेए कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।